नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सत्ता का संग्राम इस वक्त देश में जारी है। अलग अलग लोकसभा सीटों पर सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है और इस वक्त देखिए मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सीट जबलपुर में मौजूद है और ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जबलपुर का। और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश यादव जी। बहुत स्वागत है दिनेश यादव जी आपका अमर उजाला .com पर। सबसे पहले क्योंकि बीजेपी का गढ़ इस सीट को कहा जाता है और इस बार आपको भी नए चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनको भी नए चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। किस तरीके से चुनाव यहाँ पर है, क्या चुनौतियां देख रहे हैं? चुनाव तो किस तरीके के चल रहा है आपको एहसास हो रहा होगा क्योंकि आप पब्लिक में घूम रहे हैं, जनता से उनका व्यू ले रहे हैं। चुनौती कुछ नहीं है। अगर चुनौती होती तो फिर यहाँ मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी शख्सियत ना आती। इसलिए चुनौती नहीं लग रहा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा चुनाव अब आम पब्लिक लड़ने चली है, इसलिए मुझे मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। एक तरफ उनका जो भी बड़े लीडर्स हैं वो हैं, दूसरी तरफ मेरा यहाँ राजनीतिक जीवन का 44 साल का संघर्ष है, मेरी सेवाएं हैं और मुझे पूरे भरोसा है कि जनता सब समझती है, सब जानती है और मेरे मेरे राजनीतिक जीवन का संघर्ष का वो मूल्यांकन कर रही होगी। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्योंकि जो राष्ट्रीय मंच पर मुद्दों की बात हो रही है तो उसमें नॉनवेज की बात हो रही है, उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया जा रहा है, तुष्टीकरण की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? वर्तमान में जो सरकार है, मोदी सरकार, उसने कुछ देश के लिए ऐसा किया नहीं कि वो अपनी बात को रखे। वो सिर्फ भावनाओं से खेलती है और भावनाओं की बात कर रही है। मैंने भी जब इस बात को सुना कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कहीं मछली की बात कर रहे हैं, कहीं मांसाहार की बात कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि क्या इतनी भी स्थिति अब सरकार की बिगड़ गई कि वो अपने महंगाई की बात को छोड़ के, बेरोजगारी की बात छोड़ के, अपने किए हुए काम को छोड़ के अब वो मछली और मांस पे आ जाए, जबकि संविधान के अधिकार पर साफ है कि कोई किसी के खान पान पर कोई किसी को रोक टोक नहीं है। और जितना मुझे मालूमात है या जानकारी है तो 62 से 65% भारत का नागरिक मांसाहारी भी है। और ये सिर्फ कोई एक वर्ग नहीं करता, एक धर्म के लोग नहीं करते। मैंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना तो वो इस प्रकार से बोल रहे थे और उसको वो मुगलिया शब्द का उपयोग कर रहे थे, तो मैं समझ रहा था कि वो हिंदुओं को भड़काने की बात कर रहे हैं। हाँ, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे थे। पर ये भी तो समझना चाहिए कि हिंदुओं में भी तो बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे वर्ग हैं जो मांसाहार का उपयोग करते हैं। और आज भी आपकी सेना में आप मांसाहार का उपयोग कराते हो, उसको आप धर्म से नहीं जोड़ते हो। मुझे ऐसी भी जानकारी है, हो सकता है आपको भी होगी, कि नवरात्र का पर्व चल रहा है। हमारे हिंदी वासियों में जो लोग मांसाहार का उपयोग करते हैं नवरात्र में छोड़ देते हैं, परंतु बंगाल में ऐसी प्रथा है आज भी कि बंगाल में अभी भी नवरात्रि में प्रसाद वो मछली का बांटते हैं, ऐसा मुझे लोग बताते हैं। तो आप सोचो, आप कि नवरात्रि बांटते हैं। और हमारे यहाँ बहुत पूर्वजों की रही है, नवरात्रि में कुर्बानियों का भी दौर रहा है। जब हमारे यहाँ पे मंदिरों में बकरे करते थे, हमारे एक शारदा मंदिर है यहाँ पर मैहर में, जहाँ पे लोग बताते हैं कि नवरात्रि में इतने बकरे कटते थे कि ऊपर का खून नीचे तक आ जाता था, ब्लड आ जाता था। धीरे धीरे समय बदला, टाइम बदला, अब वो चीजें हम खत्म हो गई। पर अगर वो ये बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मोदी जी किसको बोल रहे हैं। क्या वो उन हिंदुओं को भी बोल रहे हैं जो हिंदू इसका कर रहे हैं? क्या बंगाल के भी उन पूजा कर्ताओं को भी बोल रहे हैं, धार्मिक लोगों को भी बोल रहे हैं जो ये प्रसाद चढ़ाते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो बहुत ही प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े पद में बैठ के और बहुत छोटी बात की है। इस तरह के मुद्दे, इस तरह का ध्रुवीकरण जबलपुर में भी दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लोग समझ रहे हैं जो बात मैं समझ रहा हूँ। जब मैं एक छोटा सा व्यक्ति समझ रहा हूँ तो मैं सकता हूँ, मुझे से तो बड़े बड़े लोग चिंतक हैं, यहाँ बड़े बड़े लेखक हैं, बड़े बड़े लोग विचारक हैं, वो भी इस बात को समझ रहे होंगे। और अगर आपके माध्यम से मेरी जो बात जाएगी, आम व्यक्ति भी इस बात को समझ रहा है। सरकार को चाहिए, सरकार हमारे यहाँ भी जब सरकारें हुआ करती थी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और अभी हमारे मनमोहन सिंह जी तक, हम आज भी उस बात को गिनाते हैं कि हमारी सरकारों ने किया क्या है। सरकार का काम होता है अपने किए हुए काम बताना पब्लिक को, ना कि भावनाओं से खेलना। और अब जनता भी इस बात को समझने लगी है। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे जबलपुर के लोगों से हमने बात की है, युवाओं से हमने बात की है, खास करके यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार को लेकर है। रोजगार को सब सवाल पूछ रहे हैं। रोजगार क्या मुद्दा बन रहा है जबलपुर में? यहाँ के आम लोगों के बीच में मुद्दा बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मुद्दा बन रहा है। ये रोजगार का मुद्दा इसलिए बन रहा है कि समय रहते ये जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार थी, अनेक इन्वेस्टर मीट की गई, एमयू करोड़ों रुपए के एमयू आए, परंतु कहीं भी उन्होंने कोई काम किया नहीं।
अभी तक आपके सामने जो जबलपुर में रोजगार के आपको रास्ते मिलेंगे, वो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के होंगे। जैसे व्हीकल फैक्ट्री हमने बनाई थी नेहरू जी के समय, उसकी शुरुआत हुई देश की आजादी के बाद। उस समय 25 से 30 हजार व्यक्ति वहां काम करता था। कब काम करता था? जब जबलपुर की मात्र संख्या 5-7 लाख की जनसंख्या होती थी। आज जब हम 25 लाख पे पहुंच गए हैं और हमारे वहां पे जो काम करने वालों की संख्या 10% घट के रह गई, मात्र 2-2.5-3 हजार वहां मजदूर बने। हमने जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो हमने रिसाई, हमने इंडस्ट्री बनाया, हमने अपना बरेला के मनेरी बनाई, हमने यहाँ पर चरगवा में हमने बनाया, हमने रोजगार दिया। अरे वो तो छोड़ो भाई साहब, हमने अगर नगर निगम भी रहा हमारे पास सत्ता में तो हमने छोटी छोटी जगहों पे क्षेत्र के अंदर हमने मार्केट बनाए कि हमारा एक अनपढ़ व्यक्ति भी, हमारा एक अशिक्षित साथी युवा भी यहाँ पर अपनी छोटी सी दुकान को देख के कर ले। आज पिछले 3 कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी के हम महापौर हैं जबलपुर में, और अभी कांग्रेस के बने थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज इतना कार्यकाल उनको मिला, आज तक एक मार्केट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। और एक महिला मार्केट बनाया था, जो भी जब मैं विपक्ष का नेता था वो मैंने सुझाव दिया था नगर निगम में, और उसके कारण उन्होंने महिला मार्केट बनाया। वो महिला मार्केट भी फेल हो गया। मैंने उस समय विरोध किया था, आज भी मैं विरोध कर रहा हूँ। कभी इन लोगों को रोजगार से मतलब नहीं थी। इनको ये लगता है अगर सब युवा रोजगार में लग जाएंगे तो फिर मेरे साथ धार्मिक भीड़ में कौन निकलेगा, मेरा काम कौन करेगा, ये इन्हें ये जानबूझ के करती है। यस भाई, वो जानते हैं अगर कोई व्यक्ति, आज जो भी लोग आते हैं जो काम धंधे में लग जाते हैं वो फिर इनके बहकावे में नहीं आएंगे ना। तो ये है स्थिति। तो आप शिक्षा तो ठीक है प्राप्त कर ली। अब रह गई बात दूसरी बात शिक्षा की। आज हमारे यहाँ पे जबलपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जो रांची में है। आपने नाम सुना होगा स्वर्गीय श्री शरद यादव जी का, वो बाहर से ही पढ़ के आते थे यहाँ लीडरशिप के। उन्हें ऐसे पूरे देश से लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जबलपुर आते थे। आज की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ का बच्चा कहीं महानगरों में जाता है, अगर थोड़ी बहुत संपन्न हो गया कोई बड़े व्यक्ति का परिवार का तो विदेश भी चला जाता है। सबसे पहले तो यहाँ हब बनाने की जरूरत है, और मेरा ये प्रयास है कि अगर मुझे मौका मिलता है, मेरी सरकार का देश में बनती है, तो शिक्षा और रोजगार पर बहुत विशेष ध्यान होगा। और अभी भी राहुल गांधी जी ने हर उस बेरोजगार साथी को जो डिप्लोमाधारी है 1 लाख रुपए साल हम देंगे जब तक उसको रोजगार नहीं मिल जाता। ठीक है, लेकिन एक तो सवाल बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपए जो रोजगार देने की आप बात कर रहे हैं, इसका इतना बड़ा बजट कहाँ से आएगा, क्योंकि तो बड़ा बजट नहीं होगा। दूसरा, एक आम लोगों से बहुत जगह अलग अलग जगहों पर हम घूम रहे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान, तमाम अलग अलग राज्यों में लोग ये जरूर पूछते हैं कि बीजेपी के पास कम से कम एक नेतृत्व दिखाई देता है, एक चेहरा दिखाई देता है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करो तो वो चेहरा नहीं दिखता। तो इसको लेकर के भी क्या कांग्रेस पिछड़ रही है लड़ाई में? इसमें बहुत शालीनता से, विनम्रता से मैं आपको जवाब दूंगा। जो आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात कर रहे हो, उस नेतृत्व के चेहरे को हमारे खून पसीने की कमाई से जो सरकारी फंड होता है, जो टैक्स जमा होता है, जो खजाना जमा होता है, उससे चमकाया गया है और मेरे नेताओं को बदनाम किया गया है। ये उस फंड का दुरुपयोग हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, ये चलिए मैंने मान लिया, लेकिन फिर कांग्रेस का चेहरा जनता भी तो देखना चाहती है ना, कि एक चेहरा, एक लीडरशिप दिखे, इंडिया का एक लीडरशिप दिखे गठबंधन का, कि कौन होगा। तो उस पर थोड़ा विचार। हमारे पास जो भी चेहरे हैं सब अपने आप में एक लीडरशिप में है, सिर्फ अवसर है प्लेटफॉर्म मिलने की। हम तो कह रहे हैं आपने एक लंबे समय से भाजपा को प्लेटफॉर्म दिया, एक बार हमारे कांग्रेस के लीडरों को आप प्लेटफॉर्म देके तो देखिए, आपको अंतर ना मिले तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में 5 साल बदलने की व्यवस्था दी है, आप बदल दीजिए, कोई ऐसा थोड़ी है। आप ऑटोमेटिक अंतर आपको समझ में। अभी एक व्यक्ति बैठा है बहुत बड़े ऊपर मंच पर, एक व्यक्ति बैठा है नीचे सड़क पर, आप कैसे उनकी तुलना कर दोगे? एक पैदल से और एक हाथी में बैठे वीर योद्धा की कैसे तुलना कर दोगे? आप बराबर पे तो लाइए, एक बार आप परीक्षा भी तो लीजिए आप। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपकी जीत होती है तो जबलपुर के लिए क्या विजन है आप? सबसे पहले तो देखो, आप विकास की यदि हम बात करते हैं तो विकास एक अनंत प्रक्रिया है। फिर भी हमारा विजन यही होगा कि जबलपुर में व्यक्ति को, हमारे चाहे वो युवा साथी के जीवन समान हो, सरल हो और स्वाभिमान हो। उसे कहीं किसी भी 5 किलो राशन के लिए किसी राशन दुकान में न जाना पड़े, बल्कि वो 50 किलो माल अपने घर से किसी दूसरे की मदद कर सके। तो मैं रोजगार के साधन तलाशूंगा, मैं शिक्षा के साधन तलाशूंगा, मैं सिर्फ कोई चीज कंक्रीट की बिल्डिंग बना के नहीं रखूंगा। हर इंसान को वो चीज जो सुविधा से उपलब्ध हो सके। आज जबलपुर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था कैसे सुधरे, कैसे व्यवस्थित शहर बने,
ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत अच्छी जगह है। हमारे यहाँ पे मदन महल की पहाड़ियां हैं, हमारे यहाँ भेड़ाघाट जैसा हमारा एक पर्यटन स्थल है। हम यदि बाजू में देखें तो कान्हा किसली हमारा वन जंगल है, यहाँ बांधवगढ़ बाजू में है, सामने हमारा एक और लगा हुआ हमारा संग्रामपुर वन है। हम अगर इन सबको अगर वनस्पति को और वन को अगर हम संभालेंगे, हमारा पर्यटन स्थल बनेगा। और तो और इसके अंदर भी ऐसी कई चीजें हैं जिसको हम पर्यटक स्थल में दे सकते हैं। जब देश में कई विदेशों में कई देश ऐसे हैं जो खाली पर्यटन पर चल रहे हैं, तो हमारे पास तो कुदरत ने अपने आप बना के दिया है, सर इसको संजोना है, वो उसके लिए हम उसको काम करेंगे। और आखिरी अंतिम बात कर रहा हूं, हर वो नागरिक जो मुझे जब जहां याद करेगा और मैं सुविधा से उसकी तकलीफ में खड़ा हो पाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और अगर उसकी कोई ऐसी मांग है, ऐसी कोई समस्या है, यथा उचित उसको उचित मंच पे, उचित स्थान पे भरपूर तरीके से उठाई जाएगी और उस समस्या को हल किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका दिनेश यादव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दिनेश यादव जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जबलपुर से, उनको आप सुन रहे थे। इनका कहना था कि जो भी अगर इनकी जीत होती है तो जनता की जो भी समस्याएं होंगी उसको दूर करेंगे। विजन को लेकर तमाम बातें इन्होंने बताई हैं। और साथ ही साथ ये कि बीजेपी जिस तरीके से शासन करती रही, खास करके जबलपुर में जिस तरीके से बीजेपी का कब्जा रहा, उसको लेकर जनता की नाराजगी है और अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। खैर, फैसला जनता को करना है, मतदान करने जरूर निकलिएगा। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।